तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर का सेमेस्ट्री अर्थशास्त्र। ये सीडीएलयू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। बाकी और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर ये सिलेबस कवर होता है तो आप एक बार देख लेना। मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ, वो ये है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका 8th चैप्टर, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन और इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन के बारे में बताया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि हम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ही कवर करने वाले हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन, कि कैसे कौन से ऐसे तत्व हैं जो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स को प्रभावित करते हैं और इंसिडेंस को प्रभावित करने वाले हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और वो भी डिमांड और सप्लाई साइड, ठीक है, मांग और पूर्ति पक्ष पढ़ने वाले हैं। इसे हम और क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ इंसिडेंस और शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन के बारे में बताया, ठीक है। तो आप इसके हम डिमांड और सप्लाई साइड वाले पढ़ने वाले हैं। डिमांड साइड और सप्लाई साइड पढ़ने से पहले हम नेचर ऑफ टैक्स के बारे में जान लेते हैं। नेचर ऑफ टैक्स दो प्रकार के होते हैं मेनली, फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहती है और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो चेंज होती रहती है। इसे हम एक एग्जांपल से अगर मैं समझाना चाहूँ तो एक फैक्ट्री है, उसमें आपने एक फैक्ट्री के मालिक ने उसमें कपड़े बनाने की मशीन लगाई, यानी कि कपड़ा बनाती है वो मशीन, ठीक है। अब जो फैक्ट्री है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, जैसे कि 10% उसका सामान्य लाभ है, पर वो 10% से ज़्यादा लाभ प्रॉफिट कमाती है, तो वो क्या करेगी, जो उस कंपनी में उत्पादन हो रहा है, कंपनी में क्या उत्पादन लिया हमने, कपड़ा बन रहा है, उस कपड़े में वो टैक्स इंक्लूड नहीं करेगी जो सरकार ने उस पर लगाया है, क्योंकि वो अपना फायदा तो वैसे ही कमा रही है, ठीक है। अगर लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता, यानी कि वो 10% नॉर्मल बताया था ना मैंने, अभी एग्जाम्पल है ये, 10% ही लाभ कमाती है, उससे ज्यादा नहीं कमा पाती, 10% नॉर्मल है यहाँ पर, तो वो इस सिचुएशन में क्या करेगी, वो अपने प्राइस, जो बिल्डिंग पे जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स उस कपड़े में जोड़कर आगे सेलर पर शिफ्ट कर देगी। तो इस तरीके से हमने इस पॉइंट में समझा कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। फिर हम आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पॉइंट लिखने से पहले मैंने आप इसमें थोड़ा लेंथी तरीके से बता रखा है, तो मैं आपको अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को छोटा करके बताने वाला हूँ। तो आपने कैसे लिखना है वो चीज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉइंट है क्योंकि इसके बारे में हम काफी लिख रहे हैं, तो छोटे से में डिस्क्राइब करना है। इसका अर्थ परसेंट चेंजिंग इन, यहाँ पर ये फॉर्मूला है इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंट चेंजिंग इन क्वांटिटी डिमांड बाय में, ठीक है, बटा में परसेंट चेंजिंग इन प्राइस, ठीक है, इसके बारे में लिख देना। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी शिफ्टिंग को प्रभावित करती है, ठीक है, किसकी शिफ्टिंग को, टैक्स के शिफ्टिंग को प्रभावित करती है। और फिर उसके बाद लिखना है कि इसके निम्नलिखित कारण या तत्व, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, मैंने बुक में थोड़ा उल्ट फुल्ट सा दे रखा है, तो मैंने उसको सीक्वेंस में लगाने की कोशिश की है। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो हमने पिछली क्लास में इसके सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रखा है। वहां पर हमने देखा कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हर एक डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। अगर वो नहीं आता आपको तो इसमें भी हम वो चीज को कवर करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, अगर किसी ऐसी वस्तु पर टैक्स लगाया गया है जिसकी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक यानी कि पूर्णतः लोचदार मांग है, तो सारा का सारा जो टैक्स का जो बर्डन है, वो भार है, वो सारा प्रोड्यूसर पर आ जाएगा। यहाँ पर प्रोड्यूसर और सेलर एक ही बात है, तो ध्यान में रखना। प्रोड्यूसर जो उत्पादन कर रहा है, उत्पादक, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको एक डायग्राम जो बना रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बना रखा है, कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो सेम है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कॉन्सेप्ट हम पहले वाले एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, कि इसका जो डायग्राम है, जहाँ पर जो डिमांड है वो ऐसे रहती है, जब ईडी जो है वो इन्फिनिटी को दर्शाए तो हम उसको इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो सप्लाई है वो ऐसे है, और जो सप्लाई डैश है ये डैश वाली है। तो पहले आप क्या बनाओगे, इसको, फिर इसको, फिर इसको। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ बनाकर ही। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, और ये जो हमारा है डिमांड है, ये प्राइस है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस और टैक्स आएगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आएगी क्वांटिटी। अब यहाँ पर डिमांड ऐसे है तो यहाँ पर सप्लाई, ये हमारी सप्लाई कर होगी, और जहां इन दोनों को मीट करती है हमें पता है कि वहां पर इक्विलिब्रियम होता है। एक और ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही है, तो आप स्केल का यूज कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ई डैश हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मिला देते हैं नीचे, और इसको हम दे देते हैं एम डैश, और इसको देते हैं एम। ये हमने पहले बनाई थी बाद में, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसके बाद हमने क्या देखना है कि इसमें क्या हुआ,
कैसे हमने इस चीज को जो हमने लिखा उसको इस डायग्राम में समझाया कि सारा का सारा टैक्स का भार किस पर पड़ रहा है, प्रोड्यूसर पर पड़ रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो टोटल टैक्स कितना है हमारा, ई से लेकर ई ए, ई डैश से लेकर ए तक हमारा टोटल टैक्स है। पर इसमें से प्राइस राइज नहीं हुआ, जो कीमत में है वो बढ़ी नहीं। ठीक है, तो इसका जो सारा का सारा जो लोड है वो प्रोड्यूसर पर पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने एक पेन खरीदा, वो 10 रुपए का है और वो 10 रुपए आप किसी बायर पर या जो आगे आप उसको शिफ्ट नहीं कर पा रहे, सारा का सारा जो टैक्स है जो सरकार ने आप पर लगाया है वो आप ही भर पा रहे हो, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक, जहां पर जो प्रोड्यूसर है वो सारा टैक्स झेलता है और वो आगे शिफ्ट नहीं कर पाता। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ईडी यहाँ पर 0 के बराबर होती है। अब ये जो चीजें आ रही हैं, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, ईडी इक्वल टू में 0, तो ये आपको याद रखनी है कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या था और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, तो सारा का सारा जो टैक्स है वो शिफ्ट किस पर कर दिया जाता है, बायर पर, खरीदने वाले पर शिफ्ट कर दिया जाता है। बस इतनी सी बात आपने क्लियर रखनी है इस डायग्राम में, इस पॉइंट में भी। और इसके अंदर क्या रखना है आपको ध्यान, कि यहाँ पर देखो जो हमारे पास जो डिमांड कर्व है वो डी है, वो हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होगा, याद रखना है आपको। और जो ये सप्लाई है, जैसे सप्लाई हमने फर्स्ट ये बनाई है तो इसका नाम ऐसे, और जो सेकंड बनाओगे वो उसका डैश के तरीके 1 लिख देना, थोड़ा अलग सा डिनोट करने के लिए, और उसके इक्विलिब्रियम को भी हमने इस तरीके से डिनोट करना है। अब यहाँ पर जो ये जो चीज है वो टैक्स है हमारा। ठीक है, ये हमारा टैक्स है, और यहाँ पर वही चीजें चलेंगी, प्राइस हो गया और टैक्स हो गया। ठीक है, इसको अब हम आगे लिख देते हैं पी डैश और इसको लिख देते हैं पी। ठीक है, और ये हमारी क्वांटिटी यहाँ पर, और यहाँ पर लिख भी देना क्वांटिटी। अब इस चीज को हमने एक बार बना तो लिया, अब क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। इसको यहाँ से दिखाऊं तो मैं आपको, जो ये ई और ई डैश है ये हमारा टैक्स है। कंज्यूमर का टैक्स क्या लगा, जो कंज्यूमर ये। ठीक है, पर प्रोड्यूसर ने टैक्स नहीं भरा, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर तो प्रोड्यूसर ने टैक्स भरा ही नहीं, तो सारा का सारा जो टैक्स है वो किस पर शिफ्ट कर दिया, बायर पर, खरीदने वाले पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखो यूनिटरी का मतलब होता है 1 और इकाई का मतलब होता है 1। हिंदी में भी इंग्लिश में भी समझ आ गया। जहां पर ईडी जो है, ईडी क्या है यहाँ पर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को दिखाने का जो तरीका है वो ईडी है, शॉर्ट फॉर्म है। तो उस यहाँ पर क्या है, ईडी 1 है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, यूनिटरी है। तो यहाँ पर क्या पड़ता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इकाई लोचदार मांग जो है वो 1 है, तब जो टैक्स में जो इंक्रीज होगा वो दोनों ही बराबर चीजें होंगी। इंक्रीज इन टैक्स विल इक्वली इफेक्ट द सेलर एंड बायर। ये जो टैक्स का जो बर्डन है, जो भार है, वो दोनों पर बराबर पड़ेगा, जो खरीद रहा है उस पर भी और जो बायर है उस पर भी। यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो खुद भी टैक्स देगा और बायर पर भी शिफ्ट करेगा थोड़ा सा। तो इस चीज को दिखाया। और एक और चीज को यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर टैक्स बढ़ेगा, यहाँ पर यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर जो टैक्स है, जो कर है वो बढ़ेगा तो सप्लाई हमारी गिरेगी। ठीक है, तो वही सब चीजें हैं यहाँ पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये डिमांड जो कर्व है आपको यूनिटरी में ध्यान रखना है कि कुछ इस तरीके से होगा, थोड़ा सा झुका हुआ, और जो सप्लाई है वो हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, जहां पर ये मीट करेंगे वो ई, ये ई डैश, इसको हम नीचे देख लेते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, तो इस तरीके से बनेगा, ये रहेगा। ठीक है, इसका डायग्राम ये रहा। बट उससे पहले एक और चीज बता दूं कि अगर हमारा टैक्स बढ़ेगा तो सप्लाई हमारी गिरेगी। ठीक है, इस चीज को जैसे ये मैंने पॉइंट सा बना रखा है, इसको भी आप थोड़ा सा लिख सकते हो। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो सेम है। जब ईडी 1 है तो आप देखोगे जो डिमांड कर्व है हमारा ऐसे होगा, और जो सप्लाई है वो इस तरीके से, इस एस डैश। अब यहाँ पर जो ई ये रहा इक्विलिब्रियम, और एक ये रहा ई डैश इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से देखो E1, इनको हमने नाम दे दिया, किस किस को, ई डैश को ये, बी ये दे दिया, ए ये दे दिया। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट है यहाँ पर नाम दे दिए जहां पर ये लाइनें मीट कर रही हैं। ठीक है, तो इसको ई दे दिया, बी। ई से लेकर ए तक, ई से लेकर ए तक हमारे पास टोटल टैक्स है, ये इतना टैक्स टोटल है। ठीक है, जो कंज्यूमर है वो कितना भर रहा है, ई से लेकर बी तक, ई डैश से लेकर बी तक कंज्यूमर भर रहा है, और बी से लेकर ए तक प्रोड्यूसर भर रहा है। तो इसका मतलब देखो यहाँ भर रहा है, तो यानी कि देखने का मतलब है, साफ दिख रहा है कि ये भी सेम है और ये भी सेम है, यानी कि जो खरीद रहा है वो भी सेम टैक्स भर रहा है और जो बेच रहा है वो भी सेम टैक्स भर रहा है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है मोर इलास्टिक डिमांड, जहां पर ईडी जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, यानी कि प्राइस के चेंज होने से, कीमत के अंदर बदलाव होने से जो मांग में ज्यादा बदलाव हो, यानी कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज हो जाता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, इकाई से अधिक लोचदार मांग।
इसमें जो सेलर को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है और बायर पर जो टैक्स है वो कम शिफ्ट किया जाता है, कम शिफ्ट हो पाता है। तो इसको हमने इस डायग्राम से दिखा रखा है। इस डायग्राम को समझने के लिए ये देखो, ये तो y, ये x, ये 0, डिमांड कुछ इस तरीके से होगी और जो सप्लाई है वो ऐसे, ठीक है। और जहां इन दोनों को मीट करेगी वो इक्विलिब्रियम। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से क्या करना है हमें, इसको हम मीट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, फिर इसको ऐसे, ये देखो अब पॉइंट ये हो गया, यहाँ से लाइन आई, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ध्यान रखना इनको नाम भी देना ना, तो इसको दे देते हैं इस वाले पॉइंट को बी, ए और इसको बी दे देते हैं। इसके बाद यहाँ थोड़ा गचड़ा मरचड़ सा हो गया, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो बी ई डैश से लेकर ए तक, इतना इधर से लेकर इधर तक हमारा ये टैक्स है, ठीक है। और जो E1 से लेकर बी तक तो क्या है, कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर कितना भर रहा है, बी से लेकर ए तक। तो देखने वाली बात है, जहां पर ई ए बी कम है और बी ए ज्यादा है, ये चीज ज्यादा है और ये चीज कम है, दिखाना है पेपर में आपको, तो ये थोड़ा दिखाना है, ये ज्यादा दिखाना है, ठीक है, तभी प्रूफ होगा ना, ये दिखेगा कि हाँ सही डायग्राम बनाया आपने, तब हमारा होगा इकाई से अधिक लोचदार मांग। आपको इसमें ना ये ध्यान रखना है कि इस पॉइंट में हमें क्या दिखाना है और ये जो डायग्राम है वो क्या बताता है कि कितना शिफ्ट कर पाता है टैक्स का बर्डन बायर पर और कितना नहीं। हर एक पॉइंट में आपने अलग अलग ये दिखाना है। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी जब कम हो जाए 1 से, इसमें जो प्रोड्यूसर है वो टैक्स कंज्यूमर पर शिफ्ट करने में कामयाब हो जाता है। देखो जब ये ईडी ज्यादा था, ए था, तो सारा का सारा जो भार है वो प्रोड्यूसर पे था, और जो जब ईडी कम हो जाता है 1 से, तो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो टैक्स जो है वो शिफ्ट करने में कामयाब हो जाता है, किस पर, बायर पर ये सारा का सारा शिफ्ट नहीं कर पाता, ये भी ध्यान रखनी है, पर कुछ हद तक वो करने में शिफ्ट कामयाब रहता है। तो जो इसका डायग्राम है वो इस तरीके से, जो डी है वो थोड़ा देखो थोड़ा झुका हुआ था, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखने वाली है। एस, ये कर्व अभी तक सेम सेम चल रहा है, ये चीज है आपको समझने वाली है। ई, ये जो पॉइंट है, ये इनको नाम दिया हमने E1, ये बी है ये वाले पॉइंट को, और ये ए है, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा ज्यादा, ई डैश और बी ज्यादा हो जाएगा और बी ए कम हो जाएगा, तब हमारे पास हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसी चीज को हमने यहाँ पर थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देना। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्णतः लोचदार पूर्ति। इसमें देखो जब भी पूर्णतः लोचदार हो तो आप समझो इन्फिनिटी है, ठीक है, वो चीज कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक जा रही है। जैसे कि हमने इसमें देखा था, जब डिमांड हमारी पूर्णतः लोचदार मांग थी, तब ईडी इन्फिनिटी को थी। इन्फिनिटी को दिखाने के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखाते थे, तो यहाँ पर डिमांड की बात थी तो डिमांड को स्ट्रेट लाइन दिखाई, यहाँ पर सप्लाई है तो सप्लाई को स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे, ठीक है, और डिमांड को हम ऐसे रखेंगे। समझे इस बात को। इसमें जो टैक्स है, टैक्स का जो सारा भार है वो बायर पर शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि सारा का सारा जो टैक्स है, जो कर है, वो बायर को ही देना पड़ता है, खरीदने वाले को ही देना पड़ता है। टोटल टैक्स हमारा क्या है, E1 जो है, और ये हमारा पूरा का पूरा टैक्स है। टोटल टैक्स हमारा ई डैश से लेकर ए तक है, यहाँ से हमारा टोटल टैक्स है, और कंज्यूमर पी से लेकर P1 तक है। इसको हम प्राइस भार भी कह सकते हैं, प्राइस भी कह सकते हैं, भार भी कह सकते हैं इस वाले को, ठीक है। फिर हमारा आता है पॉइंट पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति में अगर हम डिमांड में देखें तो डिमांड क्या थी, एक स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पर डिमांड की बात थी तो स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर क्या है, सप्लाई की बात है, तो यहाँ पर सप्लाई स्ट्रेट लाइन में हो जाएगी। मैं आपको इसलिए थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए उस चीज को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो डिमांड जो है वो ऐसे जाएगी और यहाँ पर जो, जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे वो इक्विलिब्रियम होगा। देखो इस डायग्राम में ना समझने वाली बात है, देखो सप्लाई को देखो, अगर हम डिमांड को ऊपर नीचे करें तो वो बढ़ सकती है घट सकती है, पर सप्लाई देखो वो एक हॉरिजॉन्टल में है, ना तो हम बढ़ा सकते हैं इसको ना ही घटा सकते। ये तो एक ऐसा पॉइंट होगा कि प्राइस चाहे ऊपर करो नीचे करो, पर सप्लाई हमारी स्टेबल है, इधर ही रहेगी। समझे इस चीज को। डिमांड को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं पर सप्लाई को हम ऊपर नीचे या साइड में नहीं कर सकते, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है, यानी कि एक डंडी की तौर पर खड़ी है। अगर मैं आपको सिंपली जमाई भाषा में बताऊं तो परफेक्टली क्यों नहीं बढ़ा सकते और क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि हाँ जो पूर्ति है वो पूर्णतः बेलोचदार है, इसलिए हम ना तो सप्लाई को बढ़ा सकते और ना ही घटा सकते।